पाठ 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। पिछले अध्यायों में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था को चुनौतियाँ, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। इन मुद्दों के बारे में आपने जो भी पढ़ा हो, इसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? चित्र 1, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस। राष्ट्रवाद का उदय। उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। ये देश क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यहाँ ये देश और इसके सारे संसाधन और इसकी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ही एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज़ भारत के संसाधनों का यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक ये नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का भारतीयों का नहीं हो सकता। ये चेतना 1850 के बाद उन्हें राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में ये चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेज़ी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए, सभी जनिक लोगों का। हालांकि इसमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभु मतलब बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसला लेने की आज़ादी होनी चाहिए। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1870 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। इसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज़ और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेज़ों के विरोध की वजह से सरकार ने ये विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेज़ों के असली रवैये का पता चलता था। पढ़े लिखे भारतीय के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया था। 1885 में भारत भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कोलकाता ही के थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। प्रचारक मतलब ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्टर्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एहो ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। चित्र 2, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की तीखी आलोचना की गई थी।
स्रोत एक, कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? जनवरी 1886 में दी इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और ये हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस के संबोधित करते हुए कहा था, ये कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग का समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि ये भारत के सभी समुदायों की संस्था है। उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर ये कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। अंग्रेज़ों का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वह उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊँचे पद दिए जाएँ। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियां पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज़ आमतौर पर ये मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज़ अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए। निरस्त मतलब किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना, और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विभिन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम की जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिया जाए। उसने नमक कर विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग के संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह हो जमींदारों उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यमार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वो भारतीयों के न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। स्रोत 2, सोने की चाह में। डिनशा वाचा नामक एक मध्यमार्गी नेता ने 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था, आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। वे लोग पहले ही काफ़ी अमीर हैं। तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। स्वतंत्रता हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस की राजनीति और तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धति के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1905 में वायसरॉय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उसी समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेज़ों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना चाहिए, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है कि इसका ताल्लुक अंग्रेजी अफसरों और व्यापारियों के फ़ायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय इसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ज़्यादा ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी।
उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं से के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। क्रांतिकारी हिंसा मतलब समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना। चित्र 3, बाल गंगाधर तिलक। मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए। तिलक के संपादन में निकलने वाले मराठी अखबार केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। चित्र 4, स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूसों में शामिल होने लगे। चित्र 5, लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। वे याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। वे आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1919 में सरकार ने ये मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गईं, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं ने अपने धार्मिक समुदायों के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। परिषद मतलब प्रशासकीय सलाहकारी या प्रतिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यमार्गी बड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक के कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इन खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से ज़रूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। जैसा कि आप अध्याय 7 में देख चुके हैं, इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं, जूट के बोरे, कपड़े, पटरियों की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों में भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेज़ों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगे। बहुत सारी सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद ये समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों को समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। चित्र 6, नटाल कांग्रेस का संस्थापक डरबन, दक्षिणी अफ्रीका, 1895 में भारतीयों के साथ महात्मा गांधी में नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। क्या आप चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? वे पिछली कतार के ठीक बीच में कोट और टाई पहने दिखाई दे रहे हैं। महात्मा गांधी का आगमन। इन्हीं हालत में महात्मा गांधी एक जननेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिणी अफ्रीकी आंदोलन की वजह से वे हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय, व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब 1919 से 1922 के बीच के आंदोलनों को कुछ गहराई से देखें। रोल्ट सत्याग्रह। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेज़ों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोल्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाएं। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रोल्ट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि ये मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। नाइटहुड की उपाधि मतलब जिस ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति के अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जनसेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि। चित्र 7वें परिसर, जहां जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी। बाद के इस चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशानों की तरफ इशारा कर रहे हैं। रोल्ट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों को, यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान सब किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। स्रोत 3, पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत। अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी? इस बारे में गांधी जी का ये कहना था, प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांत को सीख लिया। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति का हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं। महात्मा गांधी, 12 मार्च 1938। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान ये भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनका आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वे पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। 1921 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल, कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी। अंग्रेज़ों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु ये तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। लोगों की पहलकदमी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें।
खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। घेराबंदी मतलब लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को ख़त्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। सिंध मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारियों किसान खिलाफत आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने ज़बरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया, राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन में अंग्रेज़ों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया गया। महंत मतलब सिख गुरुद्वारे के धार्मिक कर्ता धर्ता। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। सब में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी थी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी थी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं कि इस दौर में बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। चित्र 8 महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक देवी शक्ति के रूप में दिखाया जा रहा है। इस तस्वीर में वे कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता था। गांधी जी वर्गीय टकराव के बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली थी, परंतु उन्हें लगता था कि सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। गैर कानूनी बेदखली, पटाईदारों को उनके पट्टे के जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना। स्रोत 4 वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इलाहाबाद जिले में किसानों ने आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार था। दूर दराज के गांवों में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा है उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं है कि वो कौन है, क्या है, फिर भी सबने मान लिया कि वे जो कहते हैं वे सही है और उनका जो भी आदेश है वे पूरा होना चाहिए। वे एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है। उनके नाम की असली ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। 1922 से 1929 की घटना है। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उन्हें शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से ही सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गाँवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनादर फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 के शुरू में किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए वे जनादर काफ़ी उपयोगी साबित हुए। चित्तरंजन दास। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वे पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में वे काफ़ी सक्रिय रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना 20 के दशक के मध्य की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी।
भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों के बीच में गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किया गया इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। चित्र 10 साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला किया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शन के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने मोर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। चित्र 11 भगत सिंह। दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज को अपने आप आने वाले नहीं था। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसीलिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वे नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का अधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि ये हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। चित्र 12 महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। दांडी 6 अप्रैल 1930। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं। कर्नाटक की अंबाबाई। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और वैवाहिक, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी ये हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसर और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाओं घरों से बाहर आने लगी थी। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों और शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था, इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सज़ा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वे जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी की अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थी। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों, महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघर्ष ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया। भारतीय जनता के साझा संघर्ष के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान
किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेस सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। चित्र 13 महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू, पेरिस 1931। 1920 के दशक की शुरुआत में ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वे पहली महिला थी। 1925। स्रोत 5, वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं कि 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग के मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घाव के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए। 1000 से ज़्यादा कोरापुट जिले के जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक, अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता को भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वह स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और तथा कई बार लंबे समय तक जेल में रहे। प्रांतीय स्वतंत्रता मतलब संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना। चित्र 14 भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त 1942। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों से ज़्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। बोस और INA। चित्र 15 सुभाष चंद्र बोस, समाजवादी विचार रखने वाले, आमूल परिवर्तनवादी, राष्ट्रवादी। सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे, हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंचे गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज की सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। भारत छोड़ो और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेज़ों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद ये आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपने पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमला हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे और बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के लिए मुसलमानों की स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? 1930 के दशक में आखिर सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं का अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों को कुछ संगठनों के बीच हुए तनाव का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण है। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिलाया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यकों को किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भेद भी था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया।
30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेज़ी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। ये वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। 1940 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और इसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यंभावी था। चित्र 16 मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य सेवाग्राम 1942। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और मां अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादत दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। चित्र 17 गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1944। वृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। चित्र 18 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945 से 47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नादियाड़ गुजरात के गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्र आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। चित्र 19 महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1944। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान और स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र मतलब ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया हुआ। चित्र 20 जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। जुलाई 1940। गांधी जी के शिष्य कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रवादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से थे। चित्र 21 खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांतों के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे थे। मार्च 1947। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। वे खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। ये उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की थी। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग बनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे तो कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हज़ारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए थे। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बाहर छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों को से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा ये भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई। उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का ये आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया।
चित्र 22 हिंसाग्रस्त पंजाब ने से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। अन्यत्र अफ्रीका में राष्ट्रवाद घाना का उदाहरण। 19वीं सदी का आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उनमें से बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के तहत हुआ था। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी, या फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधित्व वाले सभाएं कानून बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने का प्रतिनिधित्व की ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामियों का या किसानों से ज़मीन का जबरन अधिग्रहण, करों में वृद्धि और ख़राब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन शुरू हुए। 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व क्वामे नक्रूमा की कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलन का रास्ता अपनाया था। 1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी को चुनावों में ज़बरदस्त सफलता मिली थी। इस पार्टी ने इस प्रणाली का विरोध किया कि जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार कर दिया हुआ था। इस पार्टी ने अंग्रेज़ों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधानसभा बनाएं जिसमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य न हो। 1956 में इस मांग को मान लिया गया। 1956 में नई विधान परिषद के लिए चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी ने इस चुनावों में सफलता पाई और इस तरह घाना के नाम से एक नवस्वाधीन राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।